हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूपीएससी सिलेबस और जितनी भी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो सभी दृष्टि कोचिंग की ही दूंगी, क्योंकि मैंने उसे परचेज़ कर रखा है। तो जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पास अगर उसका आंसर होगा तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगी। चलिए तो फिर इसका आज मैं यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। हमारा जो यूपीएससी है वो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा करवाता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा हमारी कितने नंबर की होती है? 400 नंबर की होती है, जिसमें जनरल स्टडी पढ़नी होती है हमें और सीसेट पढ़ना होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, मुख्य परीक्षा के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750 और साक्षात्कार या इंटरव्यू के मार्क्स कहें तो वो 275 होते हैं और टोटल हमारे कितने हैं? 2025। अगर टॉपर का देखा जाए तो टॉपर का अभी तक का जो स्कोर गया है वो 1010 जाता है, जिसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो ये है हमारा जीएस पहला, ठीक है, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं और मार्क्स होते हैं हमारे 200, और सी सेट होते हैं जिसमें 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मार्क्स हमारे होते हैं 200। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, इसमें कोई मेरिट नहीं जाती है। आपको 33% नंबर लेके आने होते हैं, कम से कम आपको 200 में से 66 नंबर लेके आने होते हैं और आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और हमारा जीएस में मेरिट उठती है तो आपको इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना होता है। चलिए अब इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है? जीएस में जो हमें प्री के लिए पढ़ना है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक की घटनाएं पढ़नी होती है, मतलब कहने का करंट अफेयर पढ़नी होती है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पढ़ना होता है। फिर हमें भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, जो हमारे इतिहास में आ जाएगा। और भूगोल के बारे में पढ़नी है, भारत का भूगोल भी पढ़ना है, हमें विश्व का भी पढ़ना है। विश्व के थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन भारत के बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इसमें। और प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल के बारे में भी स्टडी करनी है हमें। और भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, ये सभी हमारे पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमें स्टडी करनी है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये सभी हमें पढ़ने हैं। तो ये कह सकते हैं हमारा सोशियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा ये सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है एनवायरनमेंट के बारे में। इकोलॉजी क्या है हमारी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, मौसम संबंधी परिवर्तन मुद्दे क्या है हमारे, इन सभी के बारे में स्टडी करनी है। और फिर जनरल स्टडी पढ़ना है। बस हमें इतना ही कवर इसमें करना है। और इनके लिए कौन कौन सी बुक अच्छी होंगी, अगर आपको चाहिए तो एक बार आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका रिव्यू देने की कोशिश करूँगी। और लेकिन आप मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी स्टडी करनी है। ठीक है, तो स्पेशल मेरा पर्पस यही नहीं है कि मुझे यूट्यूब चैनल ही चलाना है, मैं सिर्फ इसलिए ये बना रही हूँ वीडियो ताकि आप बिगनर्स हैं, अगर स्टडी कर रही हैं तो उसमें टाइम बर्बाद ना करें। क्योंकि जब मैंने स्टडी शुरू की थी तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी और उसमें जगह जगह से मैंने डाटा को इकट्ठा किया, जिस वजह से मेरा टाइम बहुत बर्बाद हुआ। एक जगह से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, और अगर है भी तो वो 1-1, 2-2 घंटे की थी। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे शायद वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमें पढ़ना है क्या है हमारा सी सेट में क्या है? क्वालिफाइंग है हमारा, मैथमेटिक्स आती है इसके अंतर्गत और कुछ हमारी जनरल एबिलिटी टेस्ट आता है। ठीक है, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तिक कौशल ये पढ़ना है हमें। तार्किक कौशल पढ़ना है, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत सांख्यिकी संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि पढ़ने हैं। आंकड़े पढ़ने हैं। देखिए मेन बात इसमें क्या है, हमें रीजनिंग पढ़नी है, मैथ के क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें, और जो ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने हैं हमें, और जो मैथमेटिक्स की रीजनिंग आती है वो भी हमें पढ़नी है, और जो थोड़े बहुत स्टैटिक्स के पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और जितना वो इथिक्स आती है, इथिक्स के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, जैसे कि निर्णय लेने की क्षमता हो गई कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और ऐसा हो तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत इसमें वो प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमें कवर करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस में हमारे कितने पेपर होते हैं? तो मेंस के हमें कितने 5 होते हैं अगर ऐसे को मिला लिया जाए, और वैसे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं। ठीक है, और ऐसे को मिला के हमारे 5 हो जाते हैं। ऐसे में हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं, 2 ऐसे में 250 नंबर के आते हैं। ये आपकी ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें कोई भी टॉपिक उठाया जा सकता है, करंट का मुद्दा उठाया जा सकता है, सोशियोलॉजी लिया जा सकता है, आपको किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है, और ये आपको रट के आंसर नहीं देना होता है। ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे किस तरीके से लिखना है। जितना बेहतर आप ऐसे लिखेंगे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं जीएस फर्स्ट के बारे में। जीएस फर्स्ट में हमें पढ़ना है हिस्ट्री। मैं इस डिटेल को क्यों बोलूँ, ये आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि ये तो सभी अवेलेबल ही हैं। चलिए एक बार बोल ही देती हूँ मैं। ठीक है, जीएस फर्स्ट में क्या है? जीएस फर्स्ट में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, समाज को पढ़ना है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा था कि मुझे किस किस चीज़ से कवर करना है। देखिए, ये प्राचीन रामशरण शर्मा जी की बुक है, वहाँ से मुझे ये प्राचीन इतिहास कवर हो जाएगा। नितिन सिंघानिया से मुझे संस्कृति कवर हो जाएगी। मुगल काल के लिए मैंने 2 बुक्स प्रेफर की थी अपने लिए, जो मैंने मंगाई थी, ठीक है, तो उनसे कवर हो जाएगा। ये सब मैंने खुद के लिए लिख रखा था, आपको जो ठीक लगे आप उनसे पढ़िएगा। तो इनका सिलेबस मैं डिस्कस कर देती हूँ। भारतीय विरासत और सांस्कृतिक, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे और हमें 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने बोला है वही हमें पढ़ना है। 18वीं सदी से बात कर रही है ना, 18वीं सदी से लेकर लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 18वीं सदी से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और आगे से पढ़ लेते हैं, चलिए यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सिलेबस हो जाता है। पहले तो हमें स्टार्टिंग में लगता है कि चलो सब पढ़ ही लेंगे, सब पढ़ लेते हैं बहुत समय, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर इतना बर्डन हो जाता है कि हम उतना नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से अपना टारगेट रखिएगा कि इतना इतना हमें कवर करना है। अब आते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम। ये हमारा आधुनिक से रिलेटेड है, आधुनिक इतिहास से। इसके विभिन्न चरण पढ़ने हैं। देश में विभिन्न भागों से इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनका नाम पढ़ना है हमें। और हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शनशास्त्र और साम्यवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप में सामाजिक और उनका प्रभाव, ठीक है, इनकी स्टडी करनी है। और भारतीय समाज के मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, इन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। महिलाओं की भूमिका ये ऐसे में भी पूछ दिया जाता है। महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विकास, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके निरक्षण उपाय, इन सब के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और हमें पढ़ना है इसमें भारतीय समाज एवं भूमंडलीयकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक निरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व के विभिन्न भागों के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। देखिए, मैं इनकी डिटेल नहीं आपसे अभी शेयर कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक के अंतर्गत कितना पढ़ना है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि ठीक है किस टॉपिक के अंदर कितना पढ़ना है, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, तो फिर मैं एक बार डिटेल बताने के बारे में सोचूंगी, ठीक है। फिर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट है भूकंप और सुनामी पढ़नी, जो सारा हमारा ज्योग्राफी से आएगा। सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान पर अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, ठीक है, ये सब पढ़ना है हमें। जल स्रोत पढ़ने हैं, हिम निवारण, हिमावरण सहित जल स्रोत पढ़ने हैं हमें। और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव पढ़ना है, ठीक। तो ये सभी पढ़ने हैं। तो जीएस फर्स्ट में हमारा क्या क्या कवर करना है, ये चीज़ देखिए। तो हमारा कवर करना है आर्ट एंड कल्चर, मतलब संस्कृति, ठीक है। इतिहास को पढ़ना है, इसमें भूगोल को पढ़ना है और समाज को पढ़ना है। तो जीएस फर्स्ट में हमारे इतने टॉपिक आने हैं, ठीक है, वो जो सारी डिटेल में अभी बोल रहे थे मैंने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जीएस सेकेंड, जिसके अंतर्गत हमें पॉलिटी पढ़नी होती है, ठीक है। ये पॉलिटी से पूरा संबंधित है, जिसमें हमें शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी की स्टडी करनी होती है। ये पूरा का पूरा एक अलग हो जाता है पोर्शन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, ठीक है। ये पूरा इसका टाइटल है। चलिए अब इसके बारे में जाते हैं। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार पढ़ना है हमें, उसमें विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना के बारे में स्टडी करनी है। फिर आते हैं हमारा संघ एवं राज्य कार्यों तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से समन्वित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, ठीक है। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी क्या क्या भूमिकाएं, इन सभी का स्टडी करना है हमें। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, इनके क्या क्या है, उन सभी को स्टडी करना है। संविधिक, विनयक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में
विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकाभिमुख संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। ठीक है, और इसमें हमें पढ़ना है केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदन वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और अन्य योजनाओं का कार्य निष्पादन, अन्य अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। ठीक है, इन सभी की स्टडी करनी है हमें। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। ये सब स्टडी करनी है हमें। लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र की सिविल सेविका में क्या भूमिका है, भारत एवं उनके पड़ोसी संबंध कैसे हैं, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से संबंधित हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाओं और मंच और उनकी संरचना का अधिदेश, इन सब की स्टडी करनी है। तो ये है हमारा GS सेकेंड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी के बारे में पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ना है हमें कि कैसे क्या देश विदेश में संबंध रहे हैं, इन सब के बारे में भी हमें स्टडी करनी है। ठीक, अब चलते हैं GS थर्ड के बारे में। GS थर्ड जो है हमारा, ये है हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित है, प्रौद्योगिकी से। इसमें आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंध के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और हमें पढ़ना है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय हैं। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली इसमें क्या है, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसान की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय पढ़ने हैं। इसमें प्रौद्योगिकी मिशन पढ़ना है, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र पढ़ना है हमें, अर्थशास्त्र नहीं, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। ठीक है, भारत में भूमि सुधार पढ़ना, उदारीकरण, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति परिवर्तन, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है अर्थशास्त्र। ओके, औद्योगिक विकार पढ़ने हैं हमें, परिवर्तन तथा औद्योगिक विकार पर उनका प्रभाव क्या है, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। और फिर हमें इसमें निवेश मॉडल पढ़ना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, यहाँ से हमारा इकोनॉमी खत्म हो जाता है। अब हमारा इसमें पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विकास एवं अनुप्रयोग इसका क्या है, रोजमर्रा में इसमें जीवन यापन में क्या प्रभाव पड़ता है, विकास एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे हमें पढ़ना है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातों, धन शोधन और इसे रोकना। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवादी के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाओं तथा उनके अधिदेश। ठीक है, इन सब की स्टडी करनी है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना था। टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़नी है, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंध पढ़ना है। तो इन सभी को हमें इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट पेपर हमारा आता है GS फोर्थ का। देखिए इस GS फोर्थ में क्या है, सत्यनिष्ठा, नीतिशास्त्र और अभिरुचि। इसमें जो है हमें पढ़ना है नीति शास्त्र के बारे में, मानवता से संबंध उसका क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, अधिकार और परिणाम क्या है। देखिए इसमें 100 की एक बात यह है कि इसके अंतर्गत हमें
ये पढ़ना है कि हमें भ्रष्टाचारित नहीं होना है, किस तरीके से हम एक सद्मार्ग पर चलकर देश का विकास कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़नी है। अपनी समझ को विकसित करना है, एक बेहतर इंसान बनना है, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है हमें। तो इसको मुझे रीड करने की आवश्यकता नहीं लगती है, ठीक है। तो ये सभी हमें पढ़ना है। एक लोक सेवा के लिए ईमानदारी कितनी ज़रूरी है और इसका पालन करते हुए हमें किस तरीके से सिविल सेवा में चयनित रहना है, मतलब सेवा करनी है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल आप जो भी लेना चाहते हैं इस पे बात कर लेते हैं। ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल हमारे 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें मार्क्स कितने रहते हैं? 250 के मार्क्स रहते हैं। ऐसे हमारा देखिए 300 नंबर का होता है। बाकी जो GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे के सारे हमारे कितने रहते हैं? 250 नंबर के रहते हैं, ठीक है। ऑप्शनल भी हमारे 250 के रहते हैं। और यहाँ पे कोई सा भी चूज़ करते हैं आप, लेते हैं अगर हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं और सोशलॉजी लेते हैं, हिंदी लिटरेचर लेते हैं, बॉटनी लेते हैं, जूलॉजी, कोई भी यानी सब्जेक्ट आप लेते हैं अगर, तो उसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। फिर मैं ये कहूँगी कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, ठीक है, मैंने भी काफ़ी एनालिसिस की थी। पहले मैंने सोचा मैं हिस्ट्री लेती हूँ, फिर सोचा मैंने सोशलॉजी लेती हूँ और मैं टेक्नोलॉजी लाइन से रिलेटेड हूँ, तो मैंने सोचा शायद कोई टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने हिंदी मीडियम से हूँ मैं, तो मैंने हिंदी लिटरेचर लेने का फ़ैसला किया बहुत तो सोचने के बाद, ठीक है। क्योंकि हिंदी लिटरेचर जो है, मैं अपना ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस में रुचि रखते हैं, आप वो सब्जेक्ट परचेज़ कीजिए। लेकिन फिर भी मेरा हक बनता है कि मैं एक बार आपसे शेयर कर लूँ, ठीक है। मैंने हिंदी लिटरेचर इसलिए चूज़ कर लिया कि उसमें जितनी भी बातें हैं ना, वो ज्ञान की बातें हैं जो मुझे ऐसे में हेल्प लग रही थी कि हाँ, मेरा ऐसे में दिमाग चारों तरफ से चल के एक अच्छा कंक्लूजन निकाल के उत्तर लिखने में सहायता कर सकता है, ठीक है। एक ये बात हो गई मुझे। और दूसरी बात ये थी कि उसमें थोड़ा बहुत मुझे सत्यनिष्ठा वाले में GS फोर्थ पेपर में भी काम आ रहा था, नैतिकता वाले में, इसलिए। और फिर उसमें थोड़ी थोड़ी मेरी रुचि भी है कि मैं उसे पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे थोड़ी ज्ञानी बातें इस तरीके की पसंद आती हैं, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और एक तो मेन बात ये है कि जो हिंदी लिटरेचर है वो कहानी माध्यम से है, उसमें कहानियाँ ज़्यादा हैं। एक ही पेपर है जो रटने के लिए है, थोड़ा बहुत रटना तो पड़ता ही है, बाकी सारा कहानियों के बेस्ड है, आपकी समझ पर बेस्ड है और अच्छी अच्छी बातें हैं। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा, तो मैंने हिंदी लिटरेचर लेना अच्छा समझा, ठीक है। और आपका जो हिस्ट्री है वो भी बेस्ट है, वो आपको हेल्प करता है, क्या कहते हैं उसमें, GS पेपर फर्स्ट में हेल्प करता है। बाकी कोई भी आप पेपर ले लें, हर एक में बेस्ट हेल्प करेगा ही वो, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। और फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इसमें मार्किंग अच्छी होती है हिंदी माध्यम वालों में, हिंदी लिटरेचर में। तो एक बार आपको ठीक लगता है तो हिंदी लिटरेचर लेने की ज़रूर कोशिश करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। लेकिन इसमें से जो भी मैं बताना अगर भूल गई हूँ, छूट गया हो, तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं एक बार आपसे शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। अच्छा लगता है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और लाइक करते हैं, तो सुकून मिलता है कि हाँ, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमें सुनते हैं और उनका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बताई गई डिटेल अच्छी लगी होगी। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।